हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक पर। ठीक है, तो आज हमारा चौथा सेट है। ठीक है, चौथा सेट हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है, संग्रहालय की बात हो रही है और कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, नई दिल्ली या सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो जो पहला संग्रहालय बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। इसका नाम क्या होगा ये भी याद लिख लीजिए, युगीन संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है, ये इसका नाम होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये नई दिल्ली में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार, पुरस्कार कौन सा है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का, ये किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको जो है दिया गया है। ठीक है, जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है वो किसे मिला है? नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री को। ठीक, आगे बढ़िए। पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? ठीक है, आप जानते हो इसका उत्तर क्या होगा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, इनको ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन्स। ठीक है, ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है। यहीं पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों का मिलन होता है। क्लियर है? चलिए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र। ठीक है, सौर शक्ति संयंत्र यानी सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नागरकोइल, माधापुर, जैसलमेर या भदला। तो देखिए, भदला जो है ये राजस्थान में है। भदला कहाँ है? राजस्थान में है, और यहीं पर सबसे बड़ा भारत का सोलर पावर प्लांट जो है स्थित है। क्लियर हो गया? तो भदला को आपको याद रखना है। ठीक है, भदला में ही सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का अधिकार पत्र भी इसको कहा जाता है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो अभी 1935 का अधिनियम मैंने पढ़ाया था और उससे संबंधित दो वाक्य या दो कथन मैंने आपको बताए थे कि अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी भी इसको कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, और जवाहरलाल नेहरू ने ही इसे गुलामी या दास्ता का घोषणा पत्र भी कहा था। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा था? सड़ा और गला हुआ दस्तावेज कहा था, एकदम सड़ा गला दस्तावेज कहा था। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी सबको पता है कौन है? गंगा है। कितनी लंबाई है? 25 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर? तो गंगा हो जाएगी भारत की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, कुछ देश दिए गए हैं, उनकी राजधानियों का मिलान करना है। पहला है इटली, फिनलैंड, कनाडा और यूक्रेन। तो इटली की राजधानी क्या है? तो ये रोम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें यूक्रेन की राजधानी बड़ी चर्चित है, कीव, इसको मिला लो। ठीक, कनाडा की आपको पता है क्या है? ओटावा। और फिनलैंड की क्या है? फिनलैंड की जो राजधानी होगी वो हेलेंस्की होगी। ठीक है, फिनलैंड की जो राजधानी है वो है
हेलेंस्की। तो आपका हो जाएगा A2B3C4, A2B3C4 ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इससे आप सही कर लेंगे। ठीक, इटली है, फिनलैंड है, कनाडा है, यूक्रेन है। तो इटली की राजधानी रोम, फिनलैंड की हेलेंस्की, कनाडा की ओटावा और यूक्रेन की कीव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला है हरित क्रांति। पिछले सेट में भी मैंने इससे क्वेश्चन लिया था और फिर इस पे एक क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया। फसल की बात हो रही है, किस फसल में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया। ठीक है, तो दो फसलें थी जिनको टारगेट किया गया था, एक तो गेहूं, दूसरा चावल, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव था वो गेहूं पर देखा गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र थे, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रयोग यहीं पर किया गया था। ठीक, कल मैंने बताया था कि हरित क्रांति जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसके जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर विश्व की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग इसके जनक माने जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, और इसके बाद इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1 अप्रैल 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। ठीक है, तो स्थापना से भी अगर सवाल आता है तब भी आपको बता देना है क्या होगा, 1 अप्रैल 1935। और अगर बात करें राष्ट्रीयकरण की तो 1 अप्रैल 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो देखो क्या क्या ऑप्शन है, 1939 नहीं होगा, 1949 यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1959 जो है इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर किया गया था। ये क्वेश्चन एक बार पेट में पूछा भी गया था शायद पिछली बार। तो आपका इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। काली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन, इसको बोलते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति। कोयला उत्पादन, कच्चे तेल के उत्पादन, इसी को बोलते हैं काली क्रांति। काली क्रांति। सरसों या तिलहन, इसके उत्पादन को बोलते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, काली क्रांति पूछा है तो ये कच्चे तेल के उत्पादन से बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? 1 जनवरी 2015, 5 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015 या 31 जनवरी? तो नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसी दिन से ये फॉर्म में है। योजना आयोग जो था उसको समाप्त कर दिया और उसी की तर्ज पर एक नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे नीति का फुल फॉर्म बताएंगे, NITI। ठीक है, इसका आप फुल फॉर्म कमेंट करिएगा कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसको आपका फुल फॉर्म बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न भैया देखो क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? लगभग इसको सबको पता होगा, जो एंगस्ट्रॉम है ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई होती है। और एक एंगस्ट्रॉम को ऐसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, उसको मापने का तरीका क्या होता है, उसकी इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 की पावर -10 के बराबर मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये बी है, ये सी है। चलो आगे देखो भैया, भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इधर आपके विषय दिए हैं, इधर सूची दी गई है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां बताई गई हैं। ठीक है, संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसी में से कुछ विषय आपको दिए गए हैं, हमको बताना है। 1 किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, सही है। ठीक है, पहले ये समवर्ती सूची में नहीं था, इसको 42वें संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो ये 1 सही है। शेयर बाजार समवर्ती नहीं, शेयर बाजार जो है यही इसमें सुमेलित नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। जो स्टॉक मार्केट है वो संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, सही है। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची का है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेयर बाजार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये समवर्ती सूची का नहीं है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि जो रेलवे पुलिस है, रेलवे पुलिस ये किस सूची का विषय है? ठीक है, आप इसका उत्तर कमेंट करिएगा। जो रेलवे पुलिस है ये किस सूची में रखा गया है? संघ, समवर्ती या फिर राज्य सूची में? इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। इस वाद के बारे में मैंने चर्चा की थी, मूल अधिकार पढ़ाते समय मैंने इस पर बात की थी कि एक केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। 1973 का वाद है, बहुत फेमस वाद है। इसी केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया था। जो 24वां संविधान संशोधन था, इसको जब चैलेंज किया गया था, तभी इसी केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर हम किसी भी हिस्से की सुनवाई कर सकते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज तक बताया नहीं है। ठीक है, बताया इसलिए नहीं है क्योंकि फिर उसका भी तोड़ सरकार निकाल सकती है। तो याद रखिए, केशवानंद भारती का जो केस था, इसी केस में मूल ढांचे का सिद्धांत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीवाद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जो है वो किसने प्रारंभ की थी, ये आपको बताना है। देखिए विकल्प क्या क्या है। डलहौजी, कैनिंग, कर्जन और रिपन। तो डलहौजी नहीं थे, कैनिंग ये भी नहीं थे, ये भारत के पहले वायसराय थे, ये मैंने आपको कई बार बताया है, वायसराय। ठीक है, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन किया था इन्होंने। लॉर्ड रिपन जो है, इनको माना जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। सबसे पहले तालुका बोर्ड जो बने थे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पर, तो उसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने 1882 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1882 में इन्होंने स्थानीय सुशासन को या तालुका बोर्ड जो थे उनको स्थापित करने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे मानते हैं? रिपन को मानते हैं। लॉर्ड कैनिंग ये पहले वायसराय थे। कर्जन, इनके समय पर बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। आगे बढ़िए। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस प्रतिमान की स्तुति की थी? यानी अशोक मेहता ने क्या फॉर्मूला दिया था? जैसे 3 स्तर की होनी चाहिए, 1 स्तर या 2 स्तर या 4 स्तर। तो ध्यान रखिए, बलवंत राय मेहता जो थे उन्होंने त्रिस्तरीय दी थी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करी थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। और ये कब दी थी इन्होंने? 1977, 1977 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि जो पंचायती राज है व्यवस्था उनको कितने स्तर में लागू होनी चाहिए? 2 स्तर में। जबकि बलवंत राय मेहता ने 1957 में ये रिपोर्ट दी थी कि 3 स्तर पर लागू होनी चाहिए, और वही हमारे यहाँ लागू है, वो चलती है। ठीक है, आपके लिए फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऐसा कौन सा राज्य है, आपको कमेंट करके बताना है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है? ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखो, राज्यसभा और विधान परिषद, इन दोनों को आप भंग नहीं कर सकते। ये दोनों अपने अपने
ये राज्य का स्थायी सदन होता है और ये केंद्र में संसद व्यवस्था का स्थायी सदन होता है। लेकिन इन दोनों में ये समानता है कि ये भंग नहीं होते, स्थायी होते हैं। लेकिन असमानता क्या है, अंतर क्या है? अंतर यह है कि राज्यसभा को समाप्त नहीं कर सकते, जबकि विधान परिषद को हम समाप्त कर सकते हैं। अगर उस राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके और संसद को भेज दिया, ठीक है, संसद को अगर भेज दिया तो संसद विधान परिषद की समाप्ति का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल में पहले विधान परिषद थी, फिर उसको समाप्त कर दिया गया। अब फिर से बात चल रही है कि विधान परिषद फिर से वहाँ गठित की जाए। क्लियर है? तो विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं कर सकते, स्थायी होता है, लेकिन इसको समाप्त कर सकते हैं, इसको ख़त्म किया जा सकता है। और ख़त्म करने का प्रोसेस क्या है? अगर उस राज्य की विधान परिषद कोई प्रस्ताव पारित करके और संसद को भेज दे तो संसद इसे समाप्त कर सकती है। ठीक है, राज्य ऐसा नहीं कि राज्य जब मन करे तो स्थापित कर ले फिर हटा दे, संसद ही करेगी। हाँ, प्रस्ताव विधानसभा से पास होना चाहिए। क्लियर? चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सबको पता है, बहुत पेट क्वेश्चन है। 9 अगस्त 1942 बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इससे संबंधित एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन 0 आवर। इसको ध्यान रखना, ऑपरेशन 0 आवर। ठीक है, इस ऑपरेशन का संबंध इसी भारत छोड़ो आंदोलन से है। जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 9 अगस्त को ही सुबह सुबह ये आंदोलन चलाया गया था और जितने भी बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उन सबको गिरफ्तार करके किसी को नज़रबंद कर दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन 0 आवर। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर सही हो जाएगा क्या? 1942 9 अगस्त। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनके साथ था, सबको लगभग पता है कौन था? लुई फिशर। लुई फिशर महोदय जो हैं ये इनके साथ थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ये कवर कर रहे थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अमेरिकी पत्रकार है लुई फिशर जो गांधी जी के साथ रहता है, पूरे भारत छोड़ो आंदोलन को ये कवर करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक CU की, ह्वेनसांग की ये पुस्तक बहुत फेमस है, कभी कभी यही पूछ लेता है कि ह्वेनसांग की पुस्तक क्या है, तो CU की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस झील की चर्चा की है? यानी ह्वेनसांग जब भारत आया था तो यूपी की एक झील की चर्चा उसने अपनी पुस्तक CU की में की है। कौन सी थी? तो ध्यान रखिए, कीर्ति सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, रामगढ़ ताल, मदन सागर झील। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रामगढ़ ताल। जो रामगढ़ ताल है इसकी चर्चा की थी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने अपनी जो पुस्तक है CU की में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर पूछ ले कि ह्वेनसांग भारत कब आया था, किसके शासनकाल में, कौन शासन कर रहा था, तो ध्यान रखना हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था ये। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय पर भारत आया था और उसकी पुस्तक कौन सी है? CU की। और रामगढ़ ताल का उल्लेख उसने किया है। रामगढ़ ताल कहाँ है? यूपी में स्थित है। अगला कौन सा? प्रयाग झील। अब इसका नाम थोड़ा ऐसा है ना कि लोग जैसे पढ़ेंगे तुरंत चले जाएंगे कहाँ? प्रयागराज, और पहला विकल्प भी प्रयागराज है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है, प्रयागराज होगा ही नहीं। तो प्रयाग झील किस जिले में स्थित है? प्रयाग, मथुरा, अयोध्या या बहराइच आपको बताना है। तो इसमें जो प्रयाग झील है वो कहाँ है? बहराइच में। ठीक, बहराइच में प्रयाग झील स्थित है। सैयद सलार गाजी की मजार भी कहाँ है? बहराइच में है। इसको आपको ध्यान रखना है, बहराइच होगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 82, 86 या 1990 या 94? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था संसद के द्वारा। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न क्या है? ग्रीन मफलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन उठेगा तो इसको पूछ सकता है। जो ग्रीन मफलर है इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या फिर मृदा प्रदूषण से। किससे है?
तो भैया ये जो है ये ध्वनि प्रदूषण से है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, अब ग्रीन मफलर मतलब क्या है कि ध्वनि प्रदूषण को हम पेड़ लगाकर कम कर सकते हैं। अगर आपके आसपास पेड़ बहुत ज़्यादा है तो पेड़ जो है वो 10 डेसिबल तक जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कम करने की क्षमता रखते हैं, आवाज़ को सोख लेते हैं। तो ग्रीन मफलर जो टर्मिनोलॉजी है इसीलिए यूज़ की गई है, और ये संबंधित किससे, वायु प्रदूषण, सॉरी ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण, अगर पेड़ पौधे लगाकर ध्वनि प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं, ठीक। इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। मतलब जो एरिया डिसाइड किया गया है कि कितने % वन होने चाहिए कम से कम, तो 33%। ये कम से कम का डेटा है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम जितने पेड़ पौधे आप लगा सकें लगाइए, लेकिन जो न्यूनतम सीमा है कि इतना % होना ही चाहिए वो है आपका 33%। और लगभग हम 21-22% के आसपास टहल रहे हैं, अभी हम 33% पहुंच नहीं पाए हैं। यूपी की हालत तो और भी ख़राब है, लगभग 9% के आसपास ही हम। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी है? क्या सोन है, हिंडन है, गंडक है या फिर शारदा है? कौन सी नदी है? तो इसमें भैया हो जाएगा गंडक नदी जो है ये उत्तर प्रदेश से नहीं बहती, ठीक। बाकी ये सभी नदियाँ जो हैं ये उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं। जो गंडक नदी है ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं प्रवाहित होती है, इसका प्रवाह क्षेत्र यूपी में नहीं है। किस मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी, इम्पोर्टेंट ये कार्यक्रम है, ध्यान रखिए। ये अभियान जो है ये किसने शुरू किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जैसे मैंने मिष्टी योजना बताई थी ना, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ऐसे ही एक योजना है पोषण भी पढ़ाई भी, ये अभियान किसने शुरू किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। पोषण भी पढ़ाई भी, यानी खाने के साथ पढ़ाई के साथ साथ खाना भी मिलेगा। जैसे मिड डे मील योजना चलती है, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में, ठीक है। यानी स्कूलों में भोजन भी दिया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा। तो ना हो पढ़ने के लिए बच्चा नहीं जाएगा, ये सब किस लिए किया जाता है? ताकि बच्चे स्कूलों की तरफ अपना रुख करें, पढ़ने के लिए थोड़ा सा लालायित हों। भले ही खाने के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन स्कूल जा तो रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो सीखेंगे ज़रूर। अगला है, पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, ये एम्स का फुल फॉर्म है। कहाँ इसका किया गया? गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया कहाँ होगा? गुवाहाटी इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही उत्तर है। पूर्वी जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें गुवाहाटी में पहले एम्स की आधारशिला अभी हाल ही में रखी गई थी और उसका उद्घाटन वहाँ किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023, योग दिवस मैंने बताया था कब मनाया जाता है? 21 जून, ठीक है। अब की बार का जो योग है वो कहाँ मनाया गया? योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार या फिर वाराणसी आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, जो उत्तराखंड का ऋषिकेश है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया था या आयोजन किया गया था 21 जून 2023। निम्न में किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी, इनके बारे में ध्यान रखना, ये एक विदेशी व्यक्ति हैं जिनको जो है भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न इनको दिया गया है, एक विदेशी हैं। इसके अलावा एक और विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला था, उनका नाम आपको कमेंट करना है। इनको मिला था 1987 में, ठीक है। और फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? सीमांत। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ध्यान रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, ये भी पूछा जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन। कौन सा आंदोलन? लाल कुर्ती आंदोलन। इनका एक संगठन था, वो लाल रंग की कुर्तियां पहनता था, ठीक है। तो ये लाल कुर्ती आंदोलन भी किसने चलाया था? इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी ने, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं।
अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है, एक तो ये तरीका हो गया, एक पूछता है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी महोदय जो हैं ये इसके अध्यक्ष थे जब भारत स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास या चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को कहा जाता है, तिलक या बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो लगभग सबको पता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आए तो गोपाल कृष्ण गोखले को ही इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था, और इन्होंने कहा था गांधी जी से कि कम से कम 1 साल तक अपना मुंह बंद रखो और आंख और कान खुले रहकर पूरे भारत को देखो समझो, फिर उसके बाद कोई कार्य करो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? देखो, भारत में जो गर्भपात है, ठीक है, अबॉर्शन, ये कुछ स्थितियों में अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे लिंग का परीक्षण करने के बाद गर्भपात कराना, यानी गर्भ में लड़का है या लड़की है, लोग भ्रूण हत्या वगैरह आ जाता है इसमें ना, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें गैरकानूनी मानी जाती हैं। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में गर्भपात की परमिशन भारत में ही है, जब अगर किसी स्त्री को खतरा है तो, ठीक है, या अनचाहा या गर्भ हो गया तो उसको अबॉर्शन कराने की परमिशन यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में एक देश की बात आई है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को बिल्कुल अपराध की श्रेणी से बाहर ही कर दिया है। तो मैक्सिको, अमेरिका, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? तो ध्यान रखना, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने जो अबॉर्शन है, गर्भपात है, इसको अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? ठीक है, भारत में ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इकाना स्टेडियम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है ना, ग्रीन पार्क कानपुर का है। अब इसके अलावा एक स्टेडियम और बनने जा रहा है जिसकी आधारशिला रखी गई है वाराणसी में। क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नजरों में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही सबसे पहले जो है रेडियो से संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया था गांधी जी को। ठीक है, कि आज़ादी का पावन युद्ध शुरू हो रहा है, राष्ट्रपिता हम इसमें आपके सहयोग की कामना करते हैं। तभी से इनको राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था महात्मा गांधी? तो नेताजी। ठीक है, तो नेताजी की उपाधि भी इनको दी गई थी। इनका सही क्रम आपको मिलाना है। ठीक है, ये कुछ घटनाएं हैं। क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन है, साइमन कमीशन, गांधी इरविन और देश का विभाजन। अब इनके मैं ईयर में लिख देता हूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्रिप्स मिशन मैंने आपको पढ़ाया है, 1942 में भारत आया था। साइमन कमीशन गठन हुआ था 1927 में और यह 1928 में भारत आया था। गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 की घटना है, और भारत का विभाजन आपको सबको पता है 1947 की घटना है। अब आपके सामने इनके ईयर लिखे हुए हैं, अब इनका क्रम मिला लीजिए। तो सबसे पहली घटना हम क्या रखेंगे? नंबर 2 पे। 2 के बाद फिर 28 के बाद 31, यानी नंबर 3 आएगा इसके बाद। इसके बाद फिर नंबर 1 आएगा और सबसे लास्ट में नंबर 4 आएगा। तो मिला लीजिए 2 3 1 4, 2 3 1 4, इसमें ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो जो इसका सही क्रम होगा वो जो होगा 2 पहले नंबर पे ये होगा साइमन कमीशन। ठीक है, फिर उसके बाद गांधी इरविन, साइमन कमीशन के बाद गांधी इरविन होगा, यानी 2 के बाद फिर 3 होगा, फिर क्रिप्स मिशन और फिर देश का विभाजन। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है? नहीं है, कोई बात नहीं, आपका ये क्रम जो है वो सही हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज करके इसको आप लिख लीजिए। ठीक, ये इनके समय है। गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन सबसे पहले होगा तो नंबर 2 पहला हो जाएगा, फिर नंबर 2 पे होना चाहिए 3, वो किसी में नहीं है, तो ये विकल्प आपके गलत हो गए हैं, इन पर ध्यान मत दीजिए। इनका क्रम जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं इस क्लास में, तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि 35 में कितने क्वेश्चंस आप बना ले रहे हैं। ठीक है,
कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और किस सेगमेंट में आपको दिक्कत आ रही है, हिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, ज्योग्राफी में आ रही है या फिर पॉलिटिकल साइंस में आ रही है। जिस भी सेगमेंट में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि उस सेगमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।